हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने न्यू यूनिट स्टार्ट किया था काइनामेटिक्स का और जिसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज हम आगे बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की और फिर उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। तो चलिए बच्चे, हम अपना टाइम नहीं ज़ाया करते, तो हम अपना आज का जो टॉपिक है पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको हम स्टडी करते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट समझना बहुत ही इजी है बच्चों। देखो क्या होता है एक्चुअल में, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जो पार्टिकल या कोई भी जो बॉडी है जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर उस बॉडी का साइज़ और वो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उन दोनों में अगर मैं कहता हूँ कि मच ग्रेटर डिफरेंस, मच लार्जर डिफरेंस अगर दोनों के साइज़ में आता है, तो हम कहेंगे वो जो बॉडी उस पाथ के ऊपर मूव हो रही थी वो थी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या थी? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल बच्चों, ऐसे आप समझो, आपने एक पाथ ट्रैवल करना है जिसकी लेंथ मान लो 600 किलोमीटर है। अब ऐसा मान लेते हैं ना, ये आप एक पाथ, हम ह्यूमन बींग्स या आप बच्चों या मैं, कोई भी हम में से कोई एक बॉडी जो है वो एक पाथ ट्रैवल करती है जिस पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, 600 किलोमीटर हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और जो बॉडी मूव होगी ना बच्चे, वो बॉडी जो है लगभग मान लेते हैं इस, अगर मैं इस लेंथ को कंपेयर करूं इस बॉडी के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर इसका अपना साइज़ होगा। 2 मीटर हाइट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 1.5 मीटर हाइट होगी। तो आप ज़रा कंपेयर करिए दोनों को, जो बॉडी इस पाथ पर मूव होने वाली है उसका ये वाला साइज़ है और पाथ का साइज़ क्या है, 600 किलोमीटर। तो उस वक्त हम इस बॉडी को क्या कहेंगे, ये क्या है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली बच्चे, ये सन है आपका और ये सन के अराउंड क्या है, पाथ है, अर्थ का ऑर्बिट है और यहाँ पर बच्चे आपकी अर्थ है। तो कहते हैं जब हम अर्थ को स्टडी करते हैं कि वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो हम अर्थ को भी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बिकॉज अर्थ का जो साइज़ है और अर्थ का जो ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है बच्चे। यानी मच ग्रेटर पाथ जो वो ट्रैवल करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने पाथ ट्रैवल किया उसका जो लेंथ है, उसके जो डिस्टेंस है और जो अपनी अर्थ का जो अपना साइज़ है, वो उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ एक्ट करती है एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट सिंपल इतना ही आप समझो कि जो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल करना है उसके कंपैरिजन में उसका जो अपना साइज़ अगर वो छोटा होगा तो उस बॉडी को हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या डेफिनेशन बनी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन होगी, देखो, इफ द बॉडी covers the distance much greater than its own size, then the body is considered to be point. Then the body is considered to be a point object। ये बात समझ लो बच्चे। उस वक्त डेफिनेशन को अच्छे से रीड करो। इफ़ द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है अगर वो बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन है इसके अपने साइज से, उस वक्त उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, वो क्या हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये थी बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस। अब ये नहीं है हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, जब वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है भाई, तो उस वक्त हम उसके डिस्टेंस को और उसके अपने साइज़ को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों में फ़र्क आ गया तो इट मीन्स लार्जर डिफरेंस अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि उसमें हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसकी एग्जांपल भी आप बच्चे देख सकते हो। एग्जांपल इसकी पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या है, अर्थ की। अर्थ व्हेन रिवॉल्व अराउंड द सन, जब वो सन के अराउंड घूमेगा अर्थ जो है, उस वक्त अर्थ को हम क्या कंसीडर करेंगे भाई, अर्थ क्या है आपकी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये एग्जांपल आप एक याद रख लो और ढेर सारी एग्जांपलें हम खुद से बना सकते हैं इसके बारे में।
हम कहते हैं हम यहाँ से जम्मू जा रहे हैं या दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर इतना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है तो इट मीन्स हम खुद पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे उस डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। तो बच्चे पॉइंट ऑब्जेक्ट होने के लिए दूसरी चीज़ ये शर्त है, कंपेयर किसके साथ करना है आपको, डिस्टेंस के साथ कंपेयर करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की हम बात करेंगे, उससे पहले छोटी सी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रेफरेंस सिस्टम किसे कहते हैं और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। आप सब ने ये पढ़ा ही होगा, हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिसे हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और कौन सी होती है, जेड एक्सिस होती है। इन तीनों में बच्चों खास बात क्या होती है, एक्स वाई जेड के अंदर हमारे पास जो एंगल बनते हैं तीनों एक्सिस में वो कितने होते हैं। आप इसको जेड मान लो, कोई बात नहीं, आप इसको वाई मान लो, जो आपने पढ़ रखा है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो बच्चे इन तीनों में जो एंगल बनता है वो तीनों का एंगल होता है 90 डिग्री का। एक्चुअल में जो जेड एक्सिस आपको दिख रही है ऐसे, ये ऐसे नहीं है, यहाँ से बाहर आपकी तरफ है, टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ है, और इसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लाइन लगा दी। तो बच्चे मेरे पास एक्स वाई जेड है, ये मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो वाई वी यूज़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इन सिंपली वी फाइंड द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी होती है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प ले लेते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस सिस्टम भी कहते हैं, रेफरेंस सिस्टम। तो बच्चे जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर उसके साथ हम टाइम को भी साथ में रख लेते हैं, किसको, यानी एक वॉच को हमने साथ में ले लिया, तो वो जो पूरा हमारे पास ये जो एक सिस्टम अरेंजमेंट हमारे पास बनकर सामने आ जाता है, इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम along with time, along with time, इसे हम क्या कहेंगे भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब वो टाइम के साथ मिल जाता है, तो द कोऑर्डिनेट सिस्टम along with time is known as फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर टाइम एक्चुअल में क्यों मेंशन किया गया, तो हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है क्या वो मूव हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ साथ वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो बच्चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होते हैं। मान लो आप इस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या होते हैं। आप एक बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, एच का मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ह्यूमन बीइंग हमारे पास खड़ा है। अब ये जो बस के अंदर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वाला अलग है, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वाला क्या है, अलग है। देखते रहे ना कैसे। अब ये जो बस के अंदर है तो ये अपने आप को किस पोजीशन में देखता है, रेस्ट में। अब जब ये अपने आप को रेस्ट में देखता है, बट जब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को व्यू किया ना, जब ये वाला इसको देखेगा तो ये लगेगा ये मोशन में है, जब ये वाला इसको देखेगा तो क्या लगेगा, ये किस में है बच्चों, मोशन में है। तो ये है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना। वही बात आती है, अगर हम अर्थ के अंदर खुद मौजूद हैं तो मुझे कोई दूसरा पर्सन अगर देखेगा, अगर मैं अपने सराउंडिंग के साथ मूव नहीं हो रहा हूँ तो मुझे बोलेगा रेस्ट में है। लेकिन विद इन द किस फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, अर्थ फ्रेम की। लेकिन अगर अर्थ से बाहर दूसरे अगर हम बाहर से देखेंगे तो वही बंदा मुझे देखेगा, अभी भी मैं सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलता, लेकिन उसको कैसे दिखेगा, मैं मोशन में हूँ, क्योंकि मैं अर्थ के साथ क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बच्चे डेफिनेशन लिखाई थी कि जितनी भी बॉडीज़ हमारे पास होती हैं, जितना भी यूनिवर्स के अंदर बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स हैं, जो कुछ मर्जी बच्चे आप ले लो, सारे के सारे मोशन के अंदर सब चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम किससे कहते हैं, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट
सिस्टम। ओके, तो बच्चों यही होता है हमारे पास क्या, रेफरेंस पॉइंट हम इसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ओ ओरिजिन है तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो बच्चे लिखिए टाइप्स ऑफ मोशन में नंबर 1 हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं आज एक दो मोशन की हम बात करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो नंबर 1 है टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट क्या हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन। ऐसा मोशन, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अ मोशन, या ऐसे लिखो, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज said to be one dimensional। वन डायमेंशनल। कब हम किसी बॉडी के मोशन को वन डायमेंशनल कहते हैं, इफ़, अगर क्या हो जाए, इफ़ ओनली वन आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, क्या मैंने बोला, अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कितने में से, 3 में से, इफ़ ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स change with time, then the motion is said to be one dimensional। उस वक्त हम क्या बोलेंगे, द मोशन, सिंपल बच्चा हमने ऊपर लिख दिया ना, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज said to be one dimensional इफ, अगर क्या होता है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तीनों में से, उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये मोशन हमारे पास कैसा, 1 डायमेंशनल। अब ये कोऑर्डिनेट का मतलब बच्चे क्या है, देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 एक्सिस हैं, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड। हम कहते हैं अगर तीनों में से एट अ पर्टिकुलर टाइम, तीनों में से सिर्फ एक चेंज होती है, बाकी दूसरे चेंज नहीं होते, तीनों में से, एक्स वाई जेड में से, ऐसे मोशन को हम 1 डायमेंशन कहते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सिस एट अ पर्टिकुलर बदलेगी, बाकी 2 कांस्टेंट रहेंगी, उस वक्त उस मोशन को बच्चे हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन हम कहते हैं। यानी एक एक्सिस का बदलना, एक डायमेंशन का बदलना, तो ऐसे मोशन को बच्चे हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ, आप सिंपल याद रखो कि द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस, नॉट वाई एंड नॉट जेड एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर जो मोशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन हम कहते हैं। तो इस मोशन को बच्चे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन हम कहेंगे। इसमें क्या होता है, द बॉडी, जो बॉडी है ना, इज मूविंग, द बॉडी इज मूविंग, द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ भी हम लिख सकते हैं, स्ट्रेट पाथ। इसमें जो बॉडी है वो सिंपल बच्चे किस पाथ में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ के अंदर, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं, इस तरीके से मैं एक फिगर बना रहा हूँ, अब इस फिगर को देख लो, मान लो यहाँ पर मेरे पास P1 है और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट कौन सा है, P2, और यहाँ से हमारी एक्सिस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मान लो 0 पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं मार रहा हूँ, यहाँ पर कितना है, x1 है, और यहाँ पर कितना बच्चों, x2 है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं अगर पार्टिकल जो है P1 से कहाँ तक जाता है, P2 तक मूव होकर जाता है, तो हम देखेंगे सिर्फ x जो है वो बदलेगा x1 से x2 तक। यानी यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट था, x1 था, और यहाँ पर कितना x2 होगा, बट ना तो y बदल रहा है इसमें सिंगल लाइन में, ना तो z बदल रहा है। तो हम इस मोशन को बच्चों क्या कह देंगे, ये क्या है आपका 1 डायमेंशनल मोशन। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा रब करूँगा इसके बारे में लिखने के लिए। 1 डायमेंशनल मोशन है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन, एग्जाम्पल में ना, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम P1 टू P2, जब बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी फ्रॉम P1 टू
P2, then the coordinate change, then only x coordinate change कर रहा है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम x1 to x2 तक, ओके। एंड y एंड z आर कांस्टेंट, तो y और z बच्चे किस में है, कांस्टेंट में है। तो उस वक्त हम इस मोशन को क्या कहेंगे, ये है वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर बच्चे देख लो, ये x1 जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम x1 डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आप याद रख लो, हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस मेज़र किए जाते हैं भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, x2 होगा। तो बच्चे ये हमने कंप्लीट किया वन डायमेंशनल मोशन। इसकी एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल क्या है इस मोशन की, एग्जांपल है रेल हम सीधा लिखते हैं यहाँ पर ट्रेन, यहाँ से देखो मोशन ऑफ ट्रेन जो है ना, ये सिंपल मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ ट्रैक, अपने ट्रैक के ऊपर जो उसका मोशन होगा इज़ वन डायमेंशनल, ओके, वन डायमेंशनल मोशन होगा इसका, ओके बच्चों। तो चलो आज हम इतना ही रखेंगे। अच्छा, एक और मोशन है बच्चों लाइट वाला। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती है, तो मोशन ऑफ लाइट को भी हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्या है भाई, वन डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि वो एक सिंगल पाथ के अंदर मूव करती है। तो जितने भी मोशन इन सिंगल लाइन के अंदर या स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव होते हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या आते हैं, वन डायमेंशनल मोशन होते हैं। ओके, आज हम इतना ही रखेंगे। अदर टू टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।